सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पेट्रोल नायाब हो गया है। अब की बार पेट्रोल महंगा या सस्ता होने के मामले से ज़्यादा मामला पेट्रोल एसोसिएशन, जो डीलर्स एसोसिएशन है, उनकी जानिब से है, क्योंकि उनका कहना है कि पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए जाएं क्योंकि उनके मुनाफे में इजाफा किया जाए। एक जानिब हुकूमत ये दावा करती आई है कि अब तक सबसे कम पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स हमने कम किया है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये पेट्रोल महंगा हो रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त खित्ते में पेट्रोल सस्ता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर महंगाई की बात करते हैं तो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन ये कहती है कि हमारा मार्जिन बहुत कम रह गया है, इस मार्जिन को ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। तो उनके जो मुतालिबात सामने आए हैं वो आपको बताएं कि पेट्रोल पंप्स फी लीटर पेट्रोल पर ₹3.91 मुनाफा लेते हैं। डीजल पर पंप्स का मुनाफा फी लीटर ₹3.30 तक है। फी लीटर पेट्रोल पंप पर मुनाफा 2.75 यानी कि ₹2.75 बनता है, जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 6% तक बढ़ाने का मुतालबा कर रखा है, जिस पर हम्माद अजहर ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ दे दिया है कि इतना ज़्यादा इजाफा नहीं किया जाएगा। और इस बात को, क्योंकि महंगाई की जो सूरत हाल है, डीलर एसोसिएशन इस बात को मद्देनज़र रखें कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईसीसी में बाकायदा तौर पर भिजवा भी दी गई है उनके मुतालिबात, और अब देखना ये है कि ईसीसी अब क्या इस में फ़ैसला करती है। लेकिन उससे पहले ही ये हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। अब इसमें भी डिवीज़न नज़र आ रही है। एक तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जो यानी कि PSO है, वो उनके तकरीबन 65% पेट्रोल पंप्स उनके दावे के मुताबिक खुले हैं। इसी तरह से दीगर दो और कंपनीज़ के बारे में भी रात को ट्वीट किया गया कि उनके भी बहुत से मकामात पर पेट्रोल पंप्स खुले हैं, यानी कि अब डीलर एसोसिएशन खुद भी तकसीम नज़र आ रही है। हुकूमत जो है वो उनका भी शुक्रिया अदा कर रही है कि जो लोग पेट्रोल पंप्स को खोले हुए हैं। लेकिन जो सूरत हाल कल मुल्क के बड़े और छोटे शहरों में रही है कि एक हिजानी कैफियत थी, रात 9, 10, 11, 12 बजे सड़कों पर बेपनाह रश देखने में आ रहा था और लोग लाइनों में खड़े थे कि शायद अब पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब ये बहरान की एक तरफ जिम्मेदार हुकूमत भी है कि फौरी तौर पर डीलर एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात बातचीत को मंतकी अंजाम तक नहीं ले जाएगा। दूसरी जानिब डीलर एसोसिएशन ने ईसीसी के फैसले से पहले ही बाकायदा तौर पर हड़ताल जो है वो कर दी है। आज हम इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे, शहरियों का रद्द अमल भी लेंगे। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं मौजूद। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और अवामी रद्द अमल क्या है इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हमें नुमान अली भट्ट साहब भी ज्वाइन करेंगे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से। बहुत शुक्रिया। नुमान साहब आते हैं तो पूछते हैं कि क्या वजह है कि इतना ज़्यादा पेट्रोलियम में जो प्राइस बढ़ी हुई है, तो उसका उनका मुनाफा कम है या मुनाफा कम है, तो उससे क्या फ़र्क है, तो पहले कितना था, ये सारी चीज़ें आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अवामी रद्द अमल सबसे पहले ले लेते हैं जी कि अवाम ने कल किस तरह से मुश्किल से अपने गाड़ियों में पेट्रोल पंप पर जाकर ऑलरेडी महंगा पेट्रोल जो है वो डलवाया है। आपने ऐलान किया था 146 रुपये लीटर, लेकिन 158 रुपये लीटर, फिर आपने पूछा नहीं? वो बोलना भाई कल रेट बढ़ेगा तो सारे पेट्रोल पंप ना अखबार में आया है ना मीडिया में आया है, ऐसे तो कुछ भी नहीं न्यूज़। इन लोगों ने अपने पास से पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए। ये लोग इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं पेट्रोल पंप वाले, इसके लिए आवाम का कुछ ख्याल नहीं कर रहे और गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं अपने पैसे कमाने। भी आम दिनों में भी ज़्यादा में फ़रोख्त करते हैं। 145 रुपये 82 पैसे रेट है, 146 रुपये 31 पैसे वो सामने लिखा हुआ है। आम दिनों में भी ये चोरी कर रहे होते हैं। देखिए, और दुनिया इस पर अपने लोगों को सपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, और ये स्टिल समझ नहीं रहे कि हालात चल रहे हैं और ये आम आदमी को तंग करने के लिए तैयार। 158 का दिया और बड़े मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे लाइन में पार हो जाऊँ। अब बताओ मैं क्या कमाऊँ, बच्चों के लिए क्या लेके जाऊँ? नहीं तो उसे पूछा नहीं 158 का क्यों दे रहे हो? 145 रुपये 82 पैसे रेट बंद हो रहा है, इसलिए अपना बढ़ा के बैठे हैं और लीटर भी पूरा नहीं दे रहे हैं, उसमें भी मतलब वो अपना वो कर रहे हैं। रात को कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ना मीडिया ने बताया, ना अखबारात के अंदर है। आप ये देखिए कि आवाम इतनी परेशान है, प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद है, 1-2 चंद पंप खुले हुए हैं, जिसकी वजह। तो ये सूरत हाल है जी। इस वक्त आवाम खासे परेशान नज़र आए हैं, लेकिन आज का दिन जो है वो खासा कदर मुख्तलिफ रहा है कि कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप्स खुले हैं
और उनके साथ का पेट्रोल पंप जो है वो बंद है। ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन भी देखने में आई कि रात लोग परेशान थे, सुबह खुले हैं, कुछ बंद हैं, और इस वक्त भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उस तरह से नज़र नहीं आ रही है गाड़ियों में। और रिक्शों के और टैक्सीज़ के हवाले से जो हमें इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जहाँ किराया 50 रुपये था वहाँ 80 और 100 रुपये कर दिया गया, क्योंकि मन माने किराया वसूल करने का भी अब मौका मिल गया है। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इब्तिदा कर लेते। लगारी साहब, ये एक बड़ा अजीब मामला है कि जिसने कीमत बढ़ानी होती है वो थ्रेट करता है हुकूमत को, वो शॉर्ट कर देता है आटा, शॉर्ट कर देता है चीनी, वो ऑयल जो है यानी कि पेट्रोलियम, वो उसके शॉर्ट करने के लिए वो बुनियादी तौर पर अपने पेट्रोल पंप्स बंद करने का इंदिया दे देता है। ये अच्छा तरीका है, ना हुकूमत की रेट नज़र आ रही होती है और ना बड़े बड़े ये जो हम कार्टेल, एक लफ्ज़ थोड़ा सा सख्त हो जाता है, लेकिन क्या करें कि जब एसोसिएशन बन जाती हैं तो उसका जो मनफी रुझान होता है वो कार्टेल की सूरत में नज़र आता है, तो वो फिर अपनी मनमानी कर जाते हैं। आम आदमी वो पहले भी मुश्किलात में लगा, साहब आज भी मुश्किलात में है। नहीं, हुकूमत तो सहूलतकार है, हुकूमत इनकी सहूलतकार है। ये तो वज़ीर आज़म खुद कह चुके हैं जी, माफिया मुल्क में ये सारी कीमतें बढ़ा रही है और ये महंगाई जो है माफिया की वजह से है, और हुकूमत उसके खिलाफ कुछ नहीं करती। पिछले साल यही हुआ था ना, जब पेट्रोल की कीमतें हुकूमत ने रैशनल की थी, रैशनल से भी कम कीमतें की गई थी, जब कीमतें नीचे आई थी, तो उस वक्त तो दुनिया में पेट्रोल ख़रीदने वाला कोई था ही नहीं। यानी पेट्रोल आपको कहते कि मुफ्त में ले जाओ, और आप लॉजिक दे रहे हैं शौकत तरीन साहब, हालांकि उनका गुनाह नहीं था। यानी ये किसी और का भी सफाई इनको करनी पड़ रही है कि जब पाकिस्तान में, और वो नदीम बाबर साहब थे जिन्होंने कहा कि जी बिल्कुल बंद कर दें, पेट्रोल लाना ही नहीं है, हमने इस कीमत पर बेचना है और इसी तरह से बेचना है। और हुकूमत ने प्रेशर में आकर जब कीमतें कम की तो उन्होंने पेट्रोल गायब कर दिया और पेट्रोल कहीं था ही नहीं। और आज भी जो कुछ हो रहा है हुकूमत की सहूलतकारी से हो रहा है। और ये जो डींगे मार रहे हैं हजरत फवा, अपना जो आपके वज़ीर पेट्रोलियम हैं हमाद अजहर साहब, मियाँ अजहर के साहबजादे, वो जो डींगे मार रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये 100 प्याज भी खाएंगे 100 रुपये भी देंगे, दोनों काम करेंगे, और कोई तीसरा काम होता है तो वो भी हो जाएगा। और ये इन्होंने मिल मिलाकर यह है कि जनाब आप लोग कुछ शोर मचाओ और इस तरह से जो है हमें कीमत बढ़ाने का मौका मिलेगा, हम कुछ और भी बढ़ा लेंगे। इस तरह से ये जा रहे हैं। दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं पेट्रोल की, पेट्रोलियम मसनूआत की, और ये कह रहे हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन सतह पर, दुनिया की बुलंद तरीन सतह तो वो थी जब जरदारी दौर में $134 फी बैरल पर चला गया था, अब तो 80 से भी कम है। और नवाज शरीफ दौर में भी 114 तक भी रहा, 100 से ऊपर रहा, तब भी हमारे यहाँ कीमतें। अब ये खुद अगर रुपए को बेतौकीर करते जा रहे हैं और डॉलर की इज्जत में इजाफा करते जा रहे हैं, तो उसकी वो शामत जो है पाकिस्तान के अवाम भुगतेंगे। लेकिन सर ये हुकूमत तो ये दावा करती है ना कि उन्होंने पेट्रोलियम लेवी है वो भी कम किया है, सेल्स टैक्स, वो कहते हैं ना पिछली हुकूमत ना उससे पिछली हुकूमत में इतना कम नहीं था, हमने तो ये किया क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में और डॉलर की कीमत के हिसाब से हम सस्ता करें। अच्छा, वजूहात इस पर हम बात कर लेते हैं। नुमान अली भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया नुमान साहब आपके वक्त का। नुमान साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल है, पेट्रोल का पूरा बहरान हो गया है, ये क्या वजह है? आप लोग डीलर एसोसिएशन क्या चाहती है कि अब कीमतें आप लोगों के लिए मजीद बढ़ा दी जाएं? सर, कीमतें हमारे लिए ना बढ़ाई जाएं, हमें गवर्नमेंट अपने पास से एडजस्ट करे या इसको पब्लिक पे पास ऑन करे, ये हमारा काम नहीं है। हमें तो अपना मार्जिन जो 6% हमने मांगा है वो चाहिए। हमें तो ये बिज़नेस करना सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमने बंद कर दिया है बिज़नेस। हमें तो सूटेबल नहीं है। एक बिज़नेस अगर आपको सूटेबल नहीं है तो आप किस तरह उसको चलाएंगे? अच्छा नुमान साहब, कितना अभी तक जो आपके पास है वो मार्जिन होता है, यानी कि मुनाफा पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर, ये दो बड़ी चीज़ें हैं जो सेल होती हैं, तो कितना इसमें आपका ऑलरेडी मुनाफा था? क्या आपका मुनाफा पहले कम किया गया है? क्या है इस पे चीज़ बताइएगा। सर, मुनाफा कुछ बचता ही नहीं है, इसी की वजह से हम तो अपना काम बंद करके बैठ गए हैं। जो मुनाफा ये दे रहे हैं उसमें तो हमारी पूरी नहीं पड़ रही, यही तो मसला है। हम इनको यही कह रहे हैं कि हमारा मार्जिन बढ़ाएं आप। 3 सालों से ये रिवीजन के लिए हमारे चेयरमैन साहब इनके पास जा रहे हैं। अच्छा, अभी 3 रुपये 91 पैसे जो हमारे पास कुछ फिगर्स हैं वो आप उसकी तस्दीक भी कर सकते हैं, और कि 3 रुपये 91 पैसे पेट्रोल पर और 3 रुपये 30 पैसे आप जो है
वो डीज़ल पर इस वक्त आपको मुनाफा है, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि 6 रुपए तक चला जाए। तो या जब ये 6 रुपए तक ये जाएगा तो आप समझते हैं कि हुकूमत के पास कोई ऐसी चीज़ है कि हुकूमत आप लोगों को सस्ता दे, या कोई ऐसा मैकेनिज्म हुकूमत के पास है, या फिर ये सारिफ पर आएगा? क्या तरीकाकार हो सकता है? सर आप ठीक कह रहे हैं, जो आपने फिगर्स दिए हैं ऐसा, या 3 रुपये 91 पैसे जो है, इसको आप 3 रुपये 91 पैसे ये एक्स डिपो प्राइस होती है, ठीक है। इसके ऊपर आपके सर्विस चार्ज है, जो गाड़ी आपकी लेके आती है वो लोकली 1 रुपये लीटर तक उसका पड़ जाता है आपको। फिर उसके बाद कंपनी की मेन फ्रेंचाइज फीस है जो 60 से 70 पैसे है पर लीटर, वो कंपनियां काट लेती हैं। हमारे बिजली के बिल, तनख्वाहें निकाल के हमें कुछ भी नहीं बचता। यही रीज़न है, हम ये कहते हैं कि हमें कम अज़ कम 3 रुपये 91 के ऊपर 6% जो है 9 रुपये बनता है। 6% इज ऑफ द सेलिंग प्राइस, जो कि 9 रुपये पर लीटर बनता है, 6% जो है। तो हम यही कहते हैं हमें बचता कुछ नहीं, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है, आखिर 3, 4, 5% तो रिटर्न होना चाहिए हमारा। जो इसके एक्सपेंडिचर हैं, आप 3 रुपये 91 पैसे में से उसके एक्सपेंडिचर्स भी लगाए ना, इनको सारी वर्किंग करके दी है, सारा इनको जस्टिफाई किया, इन्होंने माना है कि बनता है। तो हुकूमत कहती भेजी है जो वो हमारे साथ शेयर करें, बताएं हमें कितना दे रहे हैं। सही। अच्छा बट साहब, हुकूमत क्या कहती है, क्या चाहती है कि वो कितने तक वो बढ़ाना चाह रहे हैं? आपका 6% का है, वो कितना बढ़ाना चाह रहे हैं, या कोई बातचीत ही बिल्कुल वो स्टक हो गई है? सर अभी तक कोई इन्होंने मुज़ाकरात के लिए ऑफिशियली हमें नहीं बुलाया। बुलाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कितना हम इनसे मांग रहे हैं, कितना हम इनसे जो डिमांड कर रहे हैं उसमें से कितने % ये हमें दे रहे हैं। अगर हमने 9 रुपये मांगा है, हमें ये 8 दे रहे हैं, 8.5 दे रहे हैं, 9 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं कोई पता नहीं है। अच्छा, बहुत सारे कंपनीज, ये भी रात को दावा किया जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि कुछ कंपनीज जो हैं, एक तो PSO तो चले, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, कुछ कंपनीज जो है वो आपकी इस हड़ताल का हिस्सा नहीं है, उन्होंने अपने पेट्रोल पंप्स खोले हुए हैं। रात भी ये ट्वीट्स भी सामने आ रहे थे, कुछ पेट्रोल पंप्स के कंपनीज के नाम भी सामने आ रहे थे। तो आप लोग खुद भी तकसीम है इस मामले पर? सर तकसीम नहीं है, 2 किस्म की साइट्स होती हैं, पेट्रोल स्टेशन जो होते हैं इनकी 2 किस्म की कैटेगरीज होती हैं। कुछ कंपनी ऑपरेटेड होते हैं, कोई डीलर ऑपरेटेड होते हैं। जो फ्रेंचाइज होल्डर हैं हम लोग डीलर, वो डीलर्स की साइट हैं। कुछ कंपनियों की अपनी साइट्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में 2% या 3% ऑफ द टोटल साइट्स है। अगर 10-12 हज़ार पंप है तो वो कोई मुश्किल 40 या 50 पंप होगा जो कंपनी ऑपरेटेड है। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कंपनी उनको चला रही है, चलाती रहे, उनको वारा है, उनको सूट करता है तो वो चलाएं। सही। हमको तो वारा नहीं है, हम तो नहीं चला सकते इसको। तो इसका मतलब है डीलर एसोसिएशन के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं बुनियादी तौर पर। डीलर एसोसिएशन में तकसीम नहीं है, इस सारे अमल पर एक हैं आप लोग के 6% जो है उसका इजाफा किया जाए, यानी कि करीब 9 रुपए, ऐसा ही है। ये कोई तकसीम नहीं है। पूरे देखें जी, पूरे पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, बाशमूल जितने भी छोटे से छोटे ज़िला हैं, किसी में किसी किस्म की एसोसिएशन लेवल पे कोई तकसीम नहीं है। तमाम पंप एक फोरम पे हैं और तमाम डीलर्स एक फोरम पे हैं और हम एक साथ हैं। ये मार्जिन जब तक नहीं बढ़ाते, हमें कुछ नहीं बताते रिटन एग्रीमेंट के साथ, तो हम इनकी बात कोई मानने को तैयार नहीं हैं। चले, ये इस पे हम मजीद बात करते हैं। बट सब लाहौर की सूरत हाल भी जान लेते हैं। जुनैद अहमद हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं। जुनैद, क्या सूरत हाल है लाहौर में इस वक्त? पेट्रोल पंप्स बेशतर तो ये खबर आ रही है कि बंद है, जो कुछ खुले हैं वहाँ पर खासा रश देखने में आ रहा है। अच्छा, मैं जुनैद आपसे बात करते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम, माहिर मुआशियात के साथ साथ इस वक्त वो मुशीर ख़जाना के तर्जुमान भी है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब आपके वक्त का। मुजम्मिल साहब, ये पेट्रोल डीलर एसोसिएशन वो कह रही मुनाफे का मार्जिन ही बहुत ज़्यादा कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी वो बता रहे हैं कि उस वजह से है, तो इसलिए ये पेट्रोल का जो मार्जिन है वो बढ़ना चाहिए, करीब 9 रुपये मज़ीद इजाफा। तो हुकूमत कह रही है कि ECC में ये चीज़ें गई हैं, चंद दिन में ये फैसला हो जाएगा। ये जो 9 रुपये का इजाफा है, ये आप समझते हैं कि ये जो है वो बेहतर है या ये ज़्यादा है या कम है? देखिए, बात यह है कि इजाफा होता है 10%, 20-25%। अगर ये आप कोई 100-200% मांग रहे हैं तो फिर तो वो कोई जायज़ बात ही नहीं है। तो जो जायज़ चीज़ होगी वो ECC में भी जाएगी, फॉरवर्ड होगी और उसके हिसाब से होगा।
मांगने को तो कुछ भी मांग सकते हैं, और थोड़ा सा एहसास ये करना चाहिए कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं और हुकूमत ने भी अपने जो आवाम पे बोझ ना डालने के लिए टैक्सेस को छोड़ा हुआ है, तो उस किसी वजह से छोड़ा हुआ है। और अगर ये कि आवाम को जो है उस तुर्क में डालने की कोशिश कर रहे हैं कोई हड़ताल करके, तो ये कोई कौम की खिदमत नहीं हो रही। तो मुनाफा जो जायज़ है वो बढ़ाना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं हुआ मुल्क में कि 200% या 150% जो है महंगाई हो गई है। तो ये भी जो है थोड़ी सी इसमें जो है ब्लैकमेलिंग है समझता हूँ। अगर इस तरह का मांग रहे हैं तो जो जायज़ होगा वो ज़रूर हुकूमत कंसिडर कर रही है और करेगी। लेकिन ये चीज़ें बड़ी अजीब सी हो रही हैं मुज़म्मिल साहब के, जिसने कीमत बढ़ानी होती है हुकूमत अपने हाथ पांव छोड़ जाती है कि ठीक है वो हड़ताल कर देते हैं। हड़ताल के बाद हुकूमत बेबस होती है और कहती है कि ठीक है ये हो रहा है। तो फिर देखा जाए तो हुकूमत नाम की चीज़ वो नज़र नहीं आती है कि बातचीत होती, चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ पे ज्यादती कर रहे हैं। अभी आज से 3 हफ्ते पहले हमने चीनी में जो है वापस उसको जो एकदम 50 रुपये बढ़ाई थी उसको आज 100 से नीचे ले आए हैं। इसी तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करने से पहले हमने जो है खास जो है जिन्होंने होर्डिंग और ज़बरदस्ती करने की कोशिश की उनके खिलाफ एक्शन सख्त कर दिए और मजीद इकदाम भी किए। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत बेबस है। हुकूमत देखें दोनों साइड की स्टोरी देखेगी। अगर कहीं जायज़ होगी जैसे मैंने आपको कहा बिल्कुल करें, अगर नाजायज़ होगी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर हमारे पास और टूल्स हैं, हम उस टूल्स को इस्तेमाल कर लेंगे। फिर बाद में जो है चीखें मारता रहे कोई मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन ये है कि चीज़ों को पहले हल होना ये बड़ा ज़रूरी होता है मुज़म्मिल साहब। आप हुकूमतें फैसिलिटेट करती हैं दोनों जानिब, अगर दो फरीक हैं बात सुने ना 10 दिन पहले एक दरख्वास्त आए और 10 दिन बाद यही कहा जा रहा है हमारे साथ जी, हमारे साथ जी हमारे साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं डीलर एसोसिएशन के, वो ये कह रहे हैं कि इतने अरसे से हम जा रहे हैं मुसलसल हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही। अब हमने तंग आकर हड़ताल तंग आ गए तो अब हम क्या करें, हम भी हमारी भी मजबूरी है। हम लेकिन हिसाब से करेंगे ना, इन लाइन विद दी रियलिटी करेंगे। इनकी फरमाइश तो नहीं पूरी कर सकते ना सारी। और अगर इतने मसले हैं तो फिर इनको अपने बिजनेस मॉडल को रिव्यू करना चाहिए। वो हमारा मसला तो नहीं है। सही। अच्छा नुमान साहब, मुझे मेरी कॉल है। सही। नुमान साहब आप बात हुकूमती तर्जुमान भी है मुज़म्मिल साहब मशीर ख़जाना के, तो ये वो कह रहे हैं कि हमारा मसला तो नहीं है कि अगर आपका इस वक्त बिज़नेस मॉड्यूल है उसको रिव्यू किया जाए और ये 100% से ज़ायद भी जो मुनाफे में इजाफा है वो कुछ मंतकी नहीं है। तो ये जो बहुत ज़्यादा इजाफा है इस पर तो हुकूमत तो शायद मान नहीं रहेगी। नुमान साहब सर अगर ये बता देना कितने फीसद इजाफा बनता है। सर ये बता दें कितने फीसद इजाफा हमारा बनता है। अगर 200% नहीं बनता, हमने वर्किंग वो तो कह रहे हैं कि 10-20% इजाफा होता है, ये बता दें तरीका कार है। हम उसको जस्टिफाई जो ये हमें सर तरीका कार है ना। महंगाई देखें ना, बिजली का डेली रेट नया आ रहा है। रोज बिजली के बिल एक महीना कुछ आता है, दूसरे महीने कुछ आता है। वेजेस को देख लें, पंजाब गवर्नमेंट कहती है जी आप 22,000-23,000 से कम नहीं दे सकते। सिंध गवर्नमेंट कहती है किसी एक अनस्किल्ड पर्सन को आप 25,000 से कम पे नहीं दे सकते। 2 गार्ड आपने रखने हैं पंप के ऊपर। आपने वॉशरूम जो है, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर है जी कि आपने वॉशरूम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रखना है हर टाइम, हर पंप के ऊपर। हाईवेज के ऊपर हमारे जितने पंप हैं, इवन लोकल पंप्स, उसके ऊपर स्वीपर आपको नहीं मिलता। इतने अखराजात हैं सर। आप चीज़ें ये देखें ना, महंगाई के साथ साथ चीज़ें एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया कि जो मौजूदा मुनाफा दिया जा रहा है उसमें काम करना नामुमकिन है। तो ये रिवीजन की तो ज़रूरत है। कितने हैं ये आप हमारे साथ बैठ के बताएं हमें कितनी ज़रूरत है। सही। अच्छा लगारी साहब, आप दोनों जानिब हुकूमती मौक़िफ़ भी, मुज़म्मिल साहब बड़ा सख्त मौक़िफ़ दे गए हैं और जो नवान साहब हैं वो भी अपना बता रहे हैं कि जिस महंगाई की वजह से हमारे पास जो है वो मार्जिन इंतहाई कम है, वो करें 9 रुपये मज़ीद इजाफा वो चाहते हैं 6% यानी कि मज़ीद मुनाफा होना चाहिए। तो ये तो फिर स्टक होने वाले मामला नज़र आ रहा है। लगारी साहब नहीं, मेरा ख्याल ये है कि ये दोनों एक जगह पर जाकर एक सुलह कर लेंगे आपस में और असल डाका जो है वो पड़ेगा आम आदमी की जेब में, जिसके पास छोटी बाइक है, जिसके पास रिक्शा है, जिसके पास अपनी गाड़ी है। लोग अपनी गाड़ी जो अफोर्ड कर सकते हैं अब वो भी अफोर्ड करने के काबिल नहीं है, वो भी
आ जाएंगे, बाइसिकल पर आ जाएंगे। आपको पता है कि शहरों में, बड़े शहरों में कितने बड़े मसाइल हैं। एक तो ये कि हुकूमत ने इंटेंशनली, अब लग रहा है, पहले हम समझते थे कि शायद ना तजर्बाकारी होगी, इस वजह से ये मैस हो रहा है, इनको आता नहीं है काम करना, इस वजह से ख़राबी हो रही है। तो आप इस तरह शौक़ क्यों था बरसर इक़्तिदार आने का कि हम आएंगे और हर मसले को हल कर देंगे और ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान को गुलो गुलजार। अब भी ये दावे कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को गुलो गुलजार बना दिया है। अगर पाकिस्तान ऐसा गुलो गुलजार होना है तो हमें वापस वही पाकिस्तान दे दो भाई जो आपने लिया था, जो संभाला था। एक तो बहुत बड़ा मसला ये है कि इनके जहन में पता नहीं कौन सी चीज़ समाई हुई है, ये कौन से बुकरात आ गए हैं कि सारी सूरत हाल को संभालने की बात करें, नहीं संभाल सके। इनने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। दूसरी बात यह है कि ये जितना क्वार्टर्स बने हुए हैं ना, उसके सामने घुटने टेक कर सजदा रेज होकर पड़े हुए हैं। लेकिन अगर डॉक्टर जाते हैं, अगर टीचर जाते हैं, अगर आम वर्कर जाते हैं, अगर मिल मजदूर जाते हैं और वो हड़ताल देते हैं तो ये डंडे लेकर और पुलिस का एक पूरी दहशत लेकर टूट पड़ते हैं और बड़े बेदर्दी से लाठीचार्ज शुरू होता है। क्योंकि ये कार्टेलाइजेशन है, बड़े लोग हैं, इनके पास बड़े कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास चेन ऑफ द पेट्रोल पंप्स है, वो कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं। हो सकता है कि इनका मुनाफा कम हो गया हो और परसेंटेज के हिसाब से एक मुकर्रर ये होना चाहिए कि भाई ये परसेंटेज है, जब कीमत बढ़ेगी तो परसेंटेज भी बढ़ जाएगी, उसी हिसाब से बढ़ेगा ना। सही। लेकिन तो हुकूमत ने पैसों का मामला रखा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ तो सूरत हाल जो है वो खासा मुख्तलिफ नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं डीलर एसोसिएशन जो है वो अब पेट्रोल पंप जो है वो अपना आने पे ही है। मुझे यहाँ पर लगा से ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुझे यहाँ एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करते हैं और हम ये भी सूरत हाल पर बात करेंगे कि इस वक्त जो है वो जो मार्जिन है यानी कि मुनाफा जो है उसको बढ़ाना ज़रूरी होगा। तो हुकूमत के पास कोई मार्जिन है, हुकूमत क्या कर सकती है, इस पर भी मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त जो पेट्रोलियम की सूरत हाल है, पूरे मुल्क में बहरान की सी कैफियत है। हम बात भी कर रहे हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी नुमान अली भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और हमें शान सईद साहब ने ज्वाइन किया है, हमारे माशियात हैं। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब आपके वक्त का भी। सूरत हाल लाहौर में क्या है, हमारे नुमाइंदे जुनैद अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद, सुना है कि लोगों की गाड़ियां भी अब बीच सड़क में बंद हो रही हैं, धक्के लगाए जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? पेट्रोल पंप्स की हड़ताल के बायस शहरियों को जहां मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर के अंदर मुतअद्दिद पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों की जो मामलात ज़िंदगी है वो खासे मुतासर होते दिखाई दे रहे हैं। ताहम अब सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है वो पेट्रोल की फराहमी जो है वो शुरू होने की वजह से शहरियों को कुछ सुकून का सांस जो है वो हासिल हुआ है। मैं इस वक्त चौक यतीम खाना के अतराफ़ में मौजूद एक पेट्रोल पंप पर मौजूद और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पेट्रोल मिल रहा है। ताहम मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स अभी भी बंद हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। सर बताइएगा, पेट्रोल पंप्स काफ़ी सारे बंद है, कितनी मुश्किल पेश आती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। ऊपर से रेट इतना है, ऊपर पेट्रोल मिल नहीं रहा, ये तब्दीली है, वाम तंग हो रही है। कुछ शर्म करे अपने आप। क्या हुकूमत को शहरी इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए दिखाई देते हैं? हमारे साथ एक और शहरी मुझे से बात करते हैं। सर कितनी परेशानी हो रही है, मुतअद्दिद पेट्रोल पंप्स बंद है और रेट्स भी ज़्यादा हैं? बस जी कुछ पंप वाले तो जो खुले हुए हैं वो तो दे रहे हैं, तो जो बाकी जहाँ पे नहीं मिल रहा, जिन्होंने हड़ताल की हुई है वहाँ पे परेशानी का मसला है, वहाँ पे लेने लगी हुई हैं। जी हाँ, शहरी हुकूमत से फौरी तौर पर एक्शन का मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ताहम अभी भी मुतअद्दिद पंप्स बंद होने की वजह से जो जिंदगी का हाल से आगाह कर रहे थे कि बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं, चंद एक पेट्रोल पंप्स खुले हैं जिन पर इस वक्त पेट्रोल दस्तयाब है। तो पेट्रोल नायाब हो रहा है। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ये कह रही कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। हम बात करेंगे, हमारे शान सईद साहब ने भी ज्वाइन किया है। शान सईद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जब ये सूरत हाल थी कि पेट्रोल प्राइस कदरे कम थी, कोविड की सिचुएशन थी, मुझे याद है कि आप प्रोग्राम में थे तो आपने ये बात उस वक्त की थी कि पेट्रोल प्राइस बढ़ेगी एकदम से जब ये चीज़ें होंगी और इसका ख़ास तौर पर जो छोटे ममालिक है वहाँ पर असर होगा। तो अब ये पेट्रोलियम प्राइसेस तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में सिचुएशन कदरे मुख्तलिफ हुई। यहाँ पर यह हुआ कि जो मार्जिन है प्रॉफिट का, उसकी वजह से अब पेट्रोल की हड़ताल की जा रही है। तो अमूमी तौर पर आपको मलेशिया में होते क्या ये एक मार्जिन रहता है इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की जो प्राइस है उसका और उसके प्रॉफिट मार्जिन में?
नहीं है। हमारे यहाँ पिछले 20 साल में ये होता है कि हर चीज जो आपकी मानी ना जाए उस पर स्ट्राइक कर दें। जो पढ़े लिखे जो सिविलाइज लोग होते हैं वो निगोशिएशन के साथ अपनी बात करते हैं। जहाँ तक मार्जिन का ताल्लुक है, मार्जिन हर जगह डिफरेंट होते हैं, कंपनी कंट्रीज टू कंट्रीज डिपेंड करता है। लेकिन ये कहना कि जी पाकिस्तान में हमारे मार्जिन कम है और हम स्ट्राइक कर देंगे, ये कोई लेजिटिमेट एक्सक्यूज नहीं है। तो ये जब मैं स्ट्राइक देखता हूँ पाकिस्तान में मुझे बड़ा अफसोस होता है, लेकिन उसके साथ ये भी कहना पड़ता है क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी तालीम नहीं है, तो तालीम ना होने की वजह से हमारे लोग इस किस्म की शॉर्ट टर्म मेजर्स करते हैं। लेकिन शान सईद साहब, पाकिस्तान में जो महंगाई की सूरत हाल हुई है और जो अखराजात का है, तो वो भी तो उनका मौक़िफ़ है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से अब हर जानिब प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो कहते हैं हमारे तो पूरा कनेक्टिविटी है ना कि गवर्नमेंट से ही ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो उनका मुनाफा जो है वो बढ़ सकता है, अदरवाइज़ तो नहीं हो सकता है। अब एक दुकानदार तो चीनी महंगी कर सकता है, पेट्रोल पंप वाला अपना पेट्रोल नहीं बढ़ा सकता। जी, ये आपकी बातों को सही है। पिछले तकरीबन 2 साल में पाकिस्तान में जो महंगाई है वो बढ़ी है, कम नहीं हुई। और अभी जो महंगाई का एक लहर आई हुई है, इसका टोटली जो है मॉनेटरी पॉलिसी से ताल्लुक है। हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल फेल हो गई है। अगर आप देखें पिछले साल भी महंगाई थी लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन रुपया इतना तेजी से नहीं गिरा था और रिजर्व भी हमारे कम थे। और इस साल हमारे रिजर्व भी ज्यादा हैं और महंगाई भी हो रही है, रुपया भी गिर रहा है। तो ये बिल्कुल समझ आने से बिल्कुल इट इज आउट ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों से भी बात की है वो यही कह रहे हैं कि इट्स अ फेलियर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लोग हर चीज पे जो है इमरान खान को डाल देते हैं कि जी इमरान खान की वजह से महंगाई हो रही है। पूरी दुनिया में 2 पॉलिसीज होती है, एक फिस्कल पॉलिसी होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का डोमेन होता है और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक का डोमेन होता है। आपका जो सेंट्रल बैंक है उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टोटली फेल हो गई है। और मैं डॉक्टर हफीज पाशा को कोट कर रहा हूँ। डॉक्टर हफीज पाशा कह रहे हैं कि अगले साल जो महंगाई है वो तकरीबन 15 से 18% हो जाएगी। तो जब आपकी महंगाई डबल डिजिट में हो जाएगी तो आप अंदाजा करें लोग क्या, कंपनीज क्या, हर एक को सफर करना पड़ेगा। तो जो मैं पहले कह रहा था पाकिस्तान 2018 में कि शायद 2-3 साल में टर्न अराउंड कर जाए, मेरा नहीं ख्याल है 2021 है, पाकिस्तान 2-3 साल से पहले टर्न अराउंड कर सकता है और अगले साल का जीडीपी जो है वो ये 2 या 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। अलार्मिंग सिचुएशन है। आप सेंट्रल बैंक के और मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं। शान सईद साहब, मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए आपसे बात करूंगा कि इस वक्त सेंट्रल बैंक के हवाले से यानी कि स्टेट बैंक के हवाले से जो खुद मुख्तारी की बात हो रही है, उससे जो कुछ तज्ज़ियाकार है वो ये कह रहे हैं कि इससे एक और तबाही आने वाली है और ये अंडर द वर्ल्ड बैंक IMF ये चली जाएगी चीज़ें और वहीं से वो पूरी मॉनिटर होगा और वहीं से वो चलेगा। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले भट्ट साहब आपसे बात कर लीजिए। हुकूमत तो मान नहीं रही है, वो कह रहे हैं कि नहीं है, तो फिर सर अल्टीमेटली क्या है? आप हड़ताल कायम रखेंगे? हुकूमत कहती है कि 9 रुपये तक का इजाफा जो है वो किसी सूरत मंजूर नहीं है। ECC में गया है, 8-10 रोज़ में वहाँ से फैसला हो जाएगा, जो वो फैसला करेंगे वही होगा, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। तो फिर क्या तरीकाकार होगा? अब आपका लाए अमल अगला क्या है? सर हमारा लाए अमल क्या है? हमने बंद करके बैठे हुए, हमें बिजनेस फिजिबल नहीं है, हम हड़ताल पे नहीं है, हमें बिजनेस फिजिबल नहीं है, हमने बंद कर दिया कारोबार अपना। हमें जब वारा होगा तो हम चलाएंगे इसको, क्यों नहीं चलाएंगे? इस मार्जिन में तो वारा नहीं है बिल्कुल भी। सही, तो ये तो बंद करना तो बिल्कुल आपका, बाकी लोगों का तो चलो नुकसान होगा, आपका, आपके एम्प्लॉयज़ का, आपका पूरे एक सेटअप का, वो तो एक शदीद नुकसान है, वो तो कोई मामला फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप सिर्फ हुकूमती जो इंतज़ार है वो करेंगे कि हुकूमत फ़ैसला क्या करती है, उसके बाद ही फिर मामला आगे बढ़ेगा। सर कोई भी शख्स अपना कारोबार बंद नहीं करता। जिन्होंने हम लोगों ने किया हुआ है कारोबार बंद करके, हम उनके वेजेस डेली बेसिस पे हमारी जा रही हैं, हमने उनको एम्प्लॉयज़ को निकाला नहीं है, हम पे बर्डन है वो। हम लोग भी आवाम ही की तरह हैं, हमारे इतने प्रॉफिट्स नहीं हैं, हम मजबूर हैं। गवर्नमेंट हमारी मजबूरी को समझे, इसको ब्लैकमेलिंग ना कहे, हम मजबूर हैं।
बिल्कुल सही है। अब ये मामला है कि आपने मजबूरी में हड़ताल की है, इस वक्त आवाम भी मजबूर है, हुकूमत कहती है हम भी मजबूर हैं, इतना इजाफा वो नहीं हो सकता, तो मामला अभी तक तो स्टक में, आगे चल के देखते हैं कि ये सूरत हाल क्या होती है। लगारी साहब, सर एक जानिब तो पेट्रोल के सूरत हाल है, दूसरा एक बड़ा अहम मसला है वो ये है कि गैस मिल नहीं रही है, लेकिन आइंदा माह के लिए जो खबर सामने आ रही है वो 1400 से बढ़ाकर 1700 रुपये फ़ी MMBUT यूनिट किए जाने की ये इतलात है। ये मैंने ये शहबाज शरीफ साहब खुद बता रहे हैं कि ये होने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हुकूमत में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये बढ़ रही है। तो एक जानिब तो कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी जानिब ये गैस भी नायाब हो रही है, तो गैस तो मुझे लगता है कि फिर ख्वाब ख्यालों में ही होगी। आपके दो जो आपने ज़िम्मेदार अपने टीम में शामिल किए हैं, जिनके हाथ में सब कुछ दे दिया गया है, जनाब रज़ा बाकर साहब और जनाब तरीन साहब, हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर क्या मिनिस्ट्री ही उनके पास है, सब हुकूमत ही वही चला रहे हैं। मिनिस्टर दोबारा बनने वाले हैं, वो सेनेटर बन जाएंगे, वो जाहिर है एडवाइज़र हैं, लेकिन मिनिस्टर क्या वो सब कुछ वही हैं। हमारे हज़रत शौकत तरीन साहब, और जिस शान और शौकत से आए हैं, उनका बुनियादी जो उनका बिल्कुल एसेंशियल जो असाइनमेंट है वो ये है कि इस मुल्क को अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इतने बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं मईशत के, बहुत बड़े हमारे साथ दोस्त बैठे हुए हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये तेज़ी से मुल्क को मिलकर ये ले जा रहे हैं डिफ़ॉल्ट की तरफ। इन्होंने बड़े एहसानात किए रज़ा बाकर साहब ने रोमानिया पर, बल्गारिया पर, अब उसके बाद मिस्र में इन्होंने एक पूरी की पूरी IMF के एजेंडे के मुताबिक तबाही मचाई। अब वो इस तबाही मचाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वैसे 80 सन के क्वालिफाइड हैं माशाअल्लाह, और सारी ज़िंदगी उनकी जो है वो प्रोफेशनल IMF के साथ गुजरी है, IMF के एजेंडे के साथ। भी 80 सन के पढ़े हुए हैं जी, इमरान खान साहब भी 80 सन के पढ़े हुए हैं। जी, अब 80 सन की टीम आई हुई है ना। वैसे भी तो 80 सन के हमारे हुक्मरान बहुत हैं, फारूक लगारी वहीं के पढ़े हुए थे, बहुत से लोग थे जो 80 सन से आए थे, और ये कॉलोनियल हुक्मरानों ने ये इदारे बनाए थे और उनको सर्व करने के लिए इदारे अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। और ये जो है ये इनके नज़दीक पाकिस्तान का मफाद, पाकिस्तान के मासस का मफाद, पाकिस्तान के आम आदमी का मफाद बिल्कुल नहीं होता है। उसकी गर्दन काटनी पड़े तो काट दो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट जो हैं वो ऐसे बनाए जाएँ जिससे IMF के एजेंडे को तकवीत पहुँचे। $6 अरब जिसके लिए हम अपने तमाम वो लेते हैं, तमाम डिक्टेशंस लेते हैं और उन पर अमल दरामद करते हैं, आपके जो रिमिटेंसेस होते हैं वो उससे ज़्यादा होते हैं। आप लोगों की तरफ देखते हैं, लोगों के पास जो लोग आपके पास डॉलर लेकर आते हैं उनकी तरफ देखते हैं, उनकी मजबूरियां देखते हैं, उनके मसाइल देखते हैं, उनके इश्यूज़ को देखते हैं। आप इस बात पर उनको खुश कर रहे हैं कि हम तुम्हें वोट डालने का हक दे रहे हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हैं उनको आप क्या दे रहे हैं? उनको महंगाई दे रहे हैं, उनको मुसीबत दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की अजीरन कर रखी है आपने, और सिर्फ ये कि IMF के एजेंडे की तकमील हो। ये सब कुछ उस IMF के एजेंडे के ऐन मुताबिक हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, महंगाई हो रही है, पाकिस्तान के लोगों की रसाई से हर चीज़ को बाहर किया जा रहा है। लगारी साहब, वो तो फिर मजीद उसका महंगाई का इंदिया भी तमाम माहिर माशरत दे रहे हैं कि ये होगा, क्योंकि अगर वो सारी चीज़ों पर करना है ऑर्डर जो पूरे करने हैं। लेकिन सेंट्रल बैंक के हवाले से एक बड़ी अहम बात आपने की कि वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी वो बिल्कुल वो नज़र नहीं आ रही है। शान सईद साहब, अभी पार्लियामेंट में बिल लाया गया खुद मुख्तारी के हवाले से स्टेट बैंक के। जब सेंट्रल बैंक खुद मुख्तार हो जाएगा, वहाँ पर बैठे हुए पिछले 2 साल से जो लोग हैं और जिस किस्म की पॉलिसी जिसका आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ नज़र समझ ही नहीं आ रही कि वो करना क्या चाह रहे हैं, तो फिर तो यहाँ हालात मज़ीद दगरगूं हो सकते हैं कि वो लोग अपने हिसाब से जब खुद मुख्तारी हो जाएगी, हुकूमत बिल्कुल वहाँ किसी तरह से कोई चेक एंड बैलेंस तो खैर पहले भी नहीं था, ना होगा, तो फिर क्या सूरत हाल बन सकती है? आपको सबसे पहले सेंट्रल बैंक की जो इंडिपेंडेंस है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात डॉक्टर हफीज पाशा जो मेरे उस्ताद IBA में थे उन्होंने भी कहा था, डॉक्टर अशफाक हसन, डॉक्टर शाहिदा वजारत, सब ये कह चुके हैं इंडिपेंडेंस की कोई जरूरत नहीं। इस वक्त जो आपको चाहिए सेंट्रल बैंक में वो मैच्योरिटी चाहिए। कोई ऐसा मैच्योर बंदा, लेवल हेडेड, समझदार, जो इकोनॉमी को चला सके। और इस वक्त 2-3 लोग हैं जो इमरान खान साहब को बड़ा प्रॉपरली एडवाइस कर सकते हैं सिंसेरिटी के साथ। एक है डॉक्टर हफीज पाशा, डॉक्टर अशफाक हसन, डॉक्टर सलमान शाह, और शौकत तरीन साहब की बड़ी खुद क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी है।
ये 3-4 लोग अपनी होमोजेनियस इकोनॉमिक पॉलिसी बना के पाकिस्तान को एक मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकते हैं। हमें किसी PhD हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नहीं जरूरत, हमें लोकल जो लोग हैं वही ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं फ्रेम कर सकते हैं और इसी तरह हम आगे जा सकते हैं, बजाय कि उन लोगों को रिलाई करने की, जैसे लगारी साहब कह रहे थे कि पिछले भी मुल्कों की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके आए थे, रोमानिया, बल्गेरिया और इजिप्ट का। तो हमें उन लोगों की जरूरत है जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनकी इंटेग्रिटी है, जो पाकिस्तान के साथ सिंसेयर है और जिनके पास एक ही पासपोर्ट है। अब लेकिन मसला ये है कि डॉक्टर अशफाक हसन साहब पहले वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे, वो उनकी वहाँ सुनी नहीं जा रही थी, बल्कि उनको दूर किया गया बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ। हफीज़ शेख साहब को करने की, हफीज़ पाशा साहब को करने की कोशिश की, वो भी एक पूरी एक दास्तान है। बहरहाल वो एक पॉलिटिकल कुछ बातें हो जाएंगी कि वो किस तरह से उन लोगों को दूर किया गया, वहाँ पर बैठे हुए कुछ और लोगों ने कहाँ से किधर से इंपोर्ट करके लोग लाए गए और किस तरह से वो किया गया, ये एक पूरी लंबी कहानी है। लेकिन सर इसमें अब ये है कि कोई अच्छी ऐसी खबर नहीं है। आप, क्योंकि मुझे याद है 6-8 माह पहले आपने कहा कि ये टर्न अराउंड होगी चीज़ें, अब आज आप बात कर रहे हैं कि ये जो सूरत हाल है, जो पॉलिसीज़ चल रही हैं, उससे लग नहीं रहा है कि 1-2 सालों में ये सूरत हाल बेहतर हो। तो जो महंगाई की सूरत हाल है वो और माइशत की जो ओवरऑल सिचुएशन है, इसका मतलब वैसे ही बरकरार रहेगी। शान सईद साहब जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा, जैसे मैं डॉक्टर हफीज पाशा को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है प्रोजेक्टेड वो $15 बिलियन हो जाएगा आपका 2022 में। लोन पेमेंट जो आपको करनी है वो 10 से 12 बिलियन, ट्रेड डेफिसिट आपका 25 से 26 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो जब ये सारी चीजें इतनी चैलेंजिंग हो जाएंगी तो आपकी इकोनॉमी फिर टर्न अराउंड नहीं शो कर सकती। जो स्टेट बैंक कह रहा है कि 4 से 5% ग्रोथ होगी, इट्स अ टोटल स्टेटिस्टिकल इल्यूजन है। ये काफी ख्याली बातें हैं। जो ऑन द ग्राउंड है, पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले साल 2 से 3% से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि इस वक्त आपके पास चैलेंजेस ये हैं। और सबसे बड़ी बात, जुलाई से अभी तक आपकी करेंसी 11% गिर चुकी है। जब आपकी करेंसी में इतनी ज्यादा स्ट्रक्चरल इंस्टेबिलिटी हो तो ऑब्वियसली उस मुल्क में महंगाई आनी है, उस मुल्क में कोई खुशहाली तो नहीं आनी। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को देखना चाहिए कि हमें उन लोगों को रखना चाहिए जो मैच्योर हों, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, सेंसिबल हो, लेवल हेडेड हो, ताकि पाकिस्तान को आगे ले जाया जाए। बिल्कुल, लेकिन ये सूरत हाल वो कदर मुख्तलिफ नज़र आ रही है। खुद रवां साल की महंगाई का जो स्टेट बैंक है वो इम्कान ज़ाहिर कर चुका है कि 7 से 9% है। तो ये 7 से 9% तो स्टेट बैंक बता रहा है, शायद सूरत हाल इससे भी शायद दगरगुम हो सकती है। बहुत शुक्रिया शान सईद साहब आपका, नुमान अली भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, लगारी साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो अब कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है, वो किस तरह से किस तरफ ले जा रहे हैं वो सब के सामने नज़र भी आ रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के हवाले से कि वो किधर जा रही। तो 3 कामयाबियाँ मुसलसल पाकिस्तान को T20 में नज़र आई हैं और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान अब बंगाल टाइगर्स के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है कि टेस्ट में भी क्लीन स्वीप ही करेगा। टेस्ट स्क्वाड के हवाले से कुछ खबरें भी सामने आ रही हैं। वो खबरें कुछ ये हैं कि चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने मुंतखब टीम पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा जूनियर वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन से भी नाखुश हैं। तो उन्होंने कहा कि मुंतखब 20 खिलाड़ियों के टैलेंट खुद नेट पर देखूंगा। तो क्या चेयरमैन खुद ये सिलेक्शन करेंगे, ये भी एक सवाल अहम है। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। एजाज़, रमीज़ राजा काफ़ी एक्टिव रहे, लेकिन ये पहला तो सवाल ये है कि वो दस्तखत नहीं कर रहे सिलेक्शन कमेटी के चुने हुए लोगों के हवाले से। तो क्या ये चेयरमैन PCB के पास इख्तियार है कि वो सिलेक्शन दोबारा से खुद जाके करें, वो नेट पर जाके प्रैक्टिस में देखें, वो जूनियर खिलाड़ियों को देखें किसको रखना है किसको नहीं रखना है? इजाज़, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, आपके शायद माइक म्यूट है। तो एक जानिब तो पाकिस्तान की जो टीम है वो इस वक्त मौजूद है बांग्लादेश में और टेस्ट का आगाज़ होने जा रहा है, और दूसरी जानिब जो है वो अब आप मुझे सुन सकते हैं? जी एजाज़। देखिए मुदस्सिर, बात यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, मैं क्योंकि इस वक्त एक फील्ड असाइनमेंट के अंदर हूँ, शायद कैमरा थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा। देखिए, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान कर दिया है। एशिया कप के लिए भी पाकिस्तान अंडर 19 टीम का ऐलान हो चुका है और वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान अंडर 19 टीम का ऐलान हो चुका है। आज सुबह जो खबरें आ रही थी कि जी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने टीम के ऊपर दस्तखत नहीं किए, लेकिन न सिर्फ
सलीम जाफिर जो पाकिस्तान जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, उन्होंने तरदीद की। बल्कि इस खबर के थोड़ी देर आने के बाद पीसीबी ने ऑफिशियली मीडिया को पाकिस्तान अंडर 19 के प्लेयर्स के नाम जारी कर दिए और एक अरसे से सलीम जाफिर और जो हेड कोच है एजाज अहमद वो इन लड़कों के ऊपर काम कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि रमीज राजा अब अंडर 19 प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए खुद जो है वो नेट्स में जाएंगे। हमारे यहाँ आपको पता है कि अब मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू होती है। अगर आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले फोन उठा लें तो जर्नलिस्ट कहते हैं कि ये खबर ठीक है, अगर फोन ना उठाया जाए तो फिर इस तरह की चीजें सामने आती हैं। इसका सबसे बड़ा आंसर यह है कि पीसीबी ने ऑफिशियली टीमों का ऐलान कर दिया है, एशिया कप के लिए भी और वर्ल्ड कप के लिए भी। मुदस्सिर, तो ये तो बड़ा बहरहाल वो खबर जो है उस खबर हो गई है कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है कि रमीज राजा ने दस्तखत नहीं किए, बल्कि वो टीम का भी ऐलान हो गया है, टीम के नाम भी सामने वो आ चुके हैं। अच्छा, तो हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अब उसके हवाले से कि जो मैच कल होने जा रहा है टेस्ट के हवाले से, तो टेस्ट की टीम की सूरत हाल आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान अब वर्ल्ड कप के बाद अब आ रहा है, फिर T20 और T20 के बाद अब दोबारा टेस्ट की जाने आ रहा है, तो क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की टीम का मोराल और पाकिस्तानी टीम जो खेलने जा रही है? देखिए, पाकिस्तान की टेस्ट टीम इस वक्त आप अगर उसको टॉप 4 में नहीं लेकिन टॉप 6 टेस्ट टीमों के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पर साउथ अफ्रीका को आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में शिकस्त दी हुई है। फिर पाकिस्तान ने आखिरी जो 2 टेस्ट मैच लास्ट असाइनमेंट खेली थी वो जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेले थे और पाकिस्तान ने दोनों टेस्ट मैचेस 3 दिन में 1 इनिंग्स के मार्जिन से जीते थे। और जो आज बाबर आजम ने पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान किया है उसमें अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया गया है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का मुझे नहीं लगता कि उनको कल मैदान में उतारा जाएगा। आबिद अली के साथ इमाम उल हक कल ओपनिंग करेंगे। मैं आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ सुनने वालों को, आबिद अली और इमाम उल हक ये ओपनिंग पोजीशन पर खेलेंगे, अजहर अली 1 डाउन पोजीशन पर खेलेंगे, 2 डाउन के ऊपर कप्तान बाबर आजम खेलेंगे, फिर इन फॉर्म फवाद आलम जो है वो नंबर 5 पे खेलेंगे, उसके बाद फिर रिजवान है, फिर फहीम अशरफ है। सो पाकिस्तान का जो टेस्ट का कॉम्बिनेशन है वो बहुत जबरदस्त है। हाँ, अलबत्ता एक चीज देखने में आई है कि मोहम्मद अब्बास को 12 रुकनी जो टीम पाकिस्तान ने अनाउंस की है उसमें शामिल नहीं किया गया। हसन अली और शाहीन शाह ये 2 फास्ट बॉलर होंगे और जो तीसरे फास्ट बॉलर होंगे वो पाकिस्तानी टीम ने डाला है फहीम अशरफ को ऑलराउंडर के तौर के ऊपर, और 2 रेगुलर स्पिनर नोमान और साजिद ये पाकिस्तान की टीम में। बांग्लादेश को उसके होम ग्राउंड का एडवांटेज जरूर होगा, लेकिन पाकिस्तान की टेस्ट टीम का जो कॉम्बिनेशन एजाज जो यहाँ पिचेस हमने T20 में देखी हैं, एजाज जो पिचेस देखी हैं वो बड़ी लो स्कोर मैचेस हुए तमाम के तमाम। पाकिस्तान ने भी बड़े आखिरी जाके ओवर्स में उसको पूरा किया, तो क्या टेस्ट की पिचेस भी सूरत हाल वैसी ही नजर आएगी इन्हीं ग्राउंड्स में? देखें, बिल्कुल अब टेस्ट के लिए बांग्लादेश ने विकेटें तो स्पिन ही बनानी है, उनके पास सबसे बड़ा हथियार ही उनके स्पिनर्स हैं। वो इससे पहले जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीत चुके हैं, तब भी उन्होंने स्पिनर्स की बदौलत ही वो सीरीज जीती थी। पाकिस्तान ने भी इसीलिए अपने 2 ओल्ड एज जो स्पिनर्स को टीम के अंदर शामिल किया है। हालांकि टीम के अंदर शादाब भी थे, नवाज भी थे, लेकिन क्योंकि एशियन कंडीशन में कैद आजम ट्रॉफी में डोमेस्टिक में एक तवील अरसे से नुमान और साजिद खेलते चले आ रहे थे, तो इसलिए इन दोनों को मौका दिया गया है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बांग्लादेश ने वही अंदाज अपनाना है स्पिन विकेटों का। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग तो अब ये देखना ये है कि पाकिस्तान अब टेस्ट में किस तरह से उन बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कामयाबी समेटते हैं। बहुत शुक्रिया, एजाज वसीम हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।